थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। सीरिया आईपीएस नवंबर 2019 जो एग्जाम हुए थे उसके जो क्वेश्चन हैं वो, लेकिन इस वीडियो में हम आईटी के पार्ट को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। Expert system allow non-expert to make decisions comparable to those of an expert. Briefly discuss different types of expert system. आपको डिस्कस करने हैं कितने प्रकार के एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं। चैप्टर नंबर 4 हम कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है, हैंड रिटन नोट्स की वीडियो है, समझ सकते हो उससे। सबसे पहले हमारा सवाल है, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? एक्सपर्ट सिस्टम वो होता है, जैसे अगर आपके बात की जाए, आप अगर आर्टिकलशिप कर रहे हैं, आपके सीए साहब ना हो ऑफिस में और कोई क्लाइंट आ जाए, आप ही सीए बन के उस क्लाइंट को जो सर्विसेज देते हो तो आप एक्सपर्ट सिस्टम, यानी वो आप सर्विस किसके आधार पे दे सकते हो? आपके पास जो सॉफ्टवेयर है उसके आधार पे। आपको कंप्यूटेशन वगैरह नहीं आती, लेकिन सॉफ्टवेयर से आपने करके सब कुछ ओके ओके कर लिया है। यह है इनडायरेक्ट एग्जांपल जो मैंने आपको दिया। इतना टाइम मैंने आपको इसलिए दिया कि अगर कोई सोच रहा हो तो सोच ले, क्वेश्चन के आंसर को ना देखे। एक्सपर्ट सिस्टम कौन होता है, क्या होता है? एक्सपर्ट सिस्टम वो होता है किसी भी एक आम इंसान को एक नॉन एक्सपर्ट बंदे को वो एक्सपर्ट बनाने देता है उसके डिसीजन के हिसाब से। कितने प्रकार के एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड, रूल बेस्ड, फ्रेम बेस्ड। कितने? 3 होते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड, रूल बेस्ड, फ्रेम बेस्ड। साथ साथ कम से कम जो हेडिंग्स है वो जितनी बार बोलोगे कम से कम उसका 0.001% आपको दिमाग में बैठेगा। मैं ना कहता 100% बैठेगा, ना कहता 99, मैं कहता हूँ 0.001, यानी जितनी जब ज़्यादा बार बोलोगे वो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है बोलने की, साथ साथ आपकी पॉसिबिलिटी जो है आपके दिमाग में बैठने की वो बढ़ती रहेगी। एक्सपर्ट सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये मत सोचना नवंबर 19 में आ चुका तो नवंबर 20 में नहीं आएगा। आईसीआई है, कभी भी कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। एग्जाम्पल बेस्ड, रूल बेस्ड, फ्रेम बेस्ड। एग्जाम्पल बेस्ड मतलब एग्जाम्पल बेस्ड सिस्टम, नाम में ही समझ में आ रहा है एग्जाम्पल बेस्ड सिस्टम। वो सिस्टम जिसमें डेवलपर्स द्वारा जो केस होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, मतलब जो समस्या है और उसका समाधान दोनों डाल दिए जाते हैं और उसको एक्सपर्ट सिस्टम की हम सहायता से जब हमारी कोई निजी समस्या होती है उत्पन्न, उसको हम मैच करते हैं उसके जो नॉलेज बेस में जो पहले से वो समस्याओं वाले एग्जाम्पल होते हैं उसके द्वारा। इससे अगर ये समस्या मैच कर रही है तो हम इसको एग्जाम्पल दे देंगे, इस बंदे को ये समस्या हुई थी तो उसने ये वाली दवाई खाई थी तो इससे आपकी वो समस्या ठीक हो गई, तो आप भी इसे खा सकते हो। जैसे अगर आपके घर में कोई बीमार होता है और उसे फीवर होता है तो वो पैरासीटामोल की एक गोली खा लेता है, ठीक हो जाता है। अगर फिर दूसरे बंदे को होता है, वो कहता है मैंने पैरासीटामोल खाई थी फीवर के टाइम पे तो तू भी खा ले, तू भी ठीक हो जाएगा। यानी एक एग्जांपल देके समझा दिया। दूसरा है रूल बेस, कहा गया अगर फीवर होता है तो पैरासीटामोल खाओगे तो ठीक हो जाओगे, यानी ये नियम है कि पैरासीटामोल खाने से फीवर ठीक होता है। These are created by storing data and decisions and if then rules, यानी रूल्स वाले में ये नियम कायदे हैं, अगर तुम ये खाओगे तो ठीक होगे, नहीं खाओगे तो नहीं होगे। अगर मगर वाली बात होती है इसमें,
The system asks the user questions and applied the if-then rules to answers to draw conclusions and make recommendations. Rule-based systems are appropriate when a history of case is unavailable or when a body of knowledge can be structured within a set of general rules. तीसरा है फ्रेम बेस। इसमें क्या है, जितने भी होती है बीमारी, जितने भी होती है समस्या, हर एक की समस्या समाधान उसमें पूरे सेट कर दिए जाते हैं। डेटा भी आता है, इसमें डिस्क्रिप्शन भी आते हैं और रूल्स भी आते हैं। इट ऑर्गेनाइज ऑल द इंफॉर्मेशन। रूल्स वाले में क्या है, फ्रेम वाले में इट ऑर्गेनाइज ऑल द इंफॉर्मेशन, डेटा, डिस्क्रिप्शन और रूल्स about a topic into logical units called frames, which are like link records in data files. जो एक जैसे होते हैं, अगर जैसे चैप्टर नंबर ये 4 का मैंने बताया, अगर मैं इसको प्लेलिस्ट में कर दूं, चैप्टर नंबर 4 से कितना आया, सीधा यहीं पहुंच जाएगा। ये चीज यानी लिंक कर दी गई एक जैसे जो है। Rules are then established about how to assemble or integrate the frames to meet the user needs. और नियम कायदे तो इसलिए बनाए जाते हैं, जो उससे असेंबल मिलता जुलता है उसको उसकी जगह पे पहुंचा दो। ठीक है, हो गया क्लाइंट सर्वर। ये भी मैंने करवा दिया है कि इसके क्या क्या इश्यूज होते हैं। सबसे बड़ा जो समस्या होती है इसमें, अगर सर्वर नहीं चल रहा है यानी क्रैश हो गया या स्लो डाउन हो गया, तो हमारा जो पूरा एंटायर सिस्टम है वो हो जाएगा अनअवेलेबल टू यूज, यानी हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे और हम कह सकते हैं उससे लकवा मार जाएगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पैरालाइज हो जाएगा हमारा पूरा सिस्टम। जब एक साथ हम एक्सेस करेंगे डेटा और सर्विस को बहुत सारे यूजर्स, तो जो टाइम लेगा सर्वर प्रोसेस करने में टास्क को वो भी ज़्यादा लेगा। तो दो चीज़ें हैं इसमें, अगर सर्वर गया तो काम पूरा गया, और बहुत सारे बंदे एक साथ करते हैं तो इस कारण से ज़्यादा टाइम लेता है सर्वर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, एन एंटरप्राइज वांट्स टू इम्प्लीमेंट बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। आपको नहीं पता होगा, ये अभी हमारा कवर नहीं हुआ, लेकिन इसको भी करेंगे। Which would potentially impact every aspect of the business, and the changes would be of scale. That would result in either substantial improvement or massive failure. As a consultant of this enterprise, you are required to explain the key factors for the success of their BPR project. तो सबसे पहले तो आपको BPR की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। और री इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कोई 5-10% का चेंज नहीं है, 95 से 100% चेंज, यानी पूरी तरीके से पूरा बदलाव। Which would potentially impact every aspects of business, and changes would be of scale, and that could result in substantially, क्या कह रहा है, substantial यानी कुछ ही, और massive failure as a consultant of। अब आपको बताने कौन से सक्सेस फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं पीपीआर के प्रोजेक्ट के लिए। छह हैं इसके। सबसे पहला हम इसमें क्या करेंगे, हेडिंग हेडिंग पहले पढ़ेंगे हम। ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट होना चाहिए कि हाँ चेंज होना है। पीपीआर टीम कंपोजिशन, और जो काम करना है उसके लिए टीम का बनना, गठन करना बहुत जरूरी है। बिजनेस नीड एनालिसिस, और ये भी पहचानना कि हमारे बिजनेस के हिसाब से क्या चीज़ की ज़रूरत है। और आईटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब एक पॉइंट से ज़्यादा दूसरा, दूसरे से ज़्यादा तीसरा और तीसरे से ज़्यादा चौथा, यानी सारे ही एक से बढ़कर एक इम्पोर्टेंट हैं। पांचवा, इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट, जब जब जहाँ जहाँ जरूरत हो लगातार चेंज करते रहो। ऑनगोइंग कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, लगातार खुद के अंदर बदलाव करके सुधार करते रहो। ये है तो पहला पॉइंट था इसमें ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट। दूसरा पॉइंट था टीम कंपोजिशन का। तीसरा था बिजनेस नीड एनालिसिस। चौथा था एडिक्वेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। पांचवा इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट। सिक्स कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये सभी को अच्छे से हो गया होगा।
एक बार बताओ चलो। पहला क्या था? ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का साथ चाहिए हमें कोई भी चेंज करने के लिए। एक का बंदा, दो का बंदा नहीं कर सकता, पूरा बंदा करेगा। दूसरा, बीपीआर टीम कंपोजिशन, यानी बीपीआर जो इंजीनियरिंग है उसके लिए टीम का बनाना बहुत जरूरी है कि जो हर एक टास्क को पूरे अच्छी तरीके से सोचे समझे और इम्प्लीमेंट करे। तीसरा, बिजनेस नीड एनालिसिस, यानी जो बिजनेस की जरूरत है उसके हिसाब से हमें उसे एनालाइज करना बहुत जरूरी है। चौथा, एडिक्वेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आजकल पूरी तरीके से हम ऑनलाइन है, जैसे लॉकडाउन के बाद से हमें पता चला हर एक चीज हम ऑनलाइन है, तो इसीलिए आईटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवा चीज, इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट, जहां जहां जब जब जरूरत लगे चेंज करते रहो। छठा, ऑनगोइंग कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, लगातार अपने अंदर बदलाव ला के अपने एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को बढ़ाते रहो। अब क्या क्या इसमें साइंटिफिक लैंग्वेज है जो आईसीआई मांगता है वो हम पढ़ते हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट, मतलब changes to business processes would have a direct impact on the processes, organization structure, work culture, information flow, infrastructure and technologies and job competency। बिल्कुल सही बात है। अगर जब हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ही चेंज करेंगे तो वो क्या क्या चेंजेस होगा, बिजनेस का प्रोसेस चेंज हो जाएगा, उसके इम्पैक्ट होंगे, प्रोसेस पूरा चेंज होगा, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वर्क कल्चर जैसे लॉकडाउन के कारण आपको पता लगा होगा और वर्क फ्रॉम होम हो गया, इन्फॉर्मेशन का फ्लो चेंज हो जाएगा, टेक्नोलॉजी बदलेगी, जॉब की कॉम्पिटेंसीज चेंज होगी। दिस रिक्वायर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, यानी बहुत ज्यादा विशाल नेतृत्व की जरूरत है। इसमें लीडरशिप मतलब नेतृत्व करना। सपोर्ट एंड स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, यानी लगातार हमें टॉप मैनेजमेंट से सपोर्ट और उसकी गाइडेंस हमें चाहिए होती है। इसमें टॉप मैनेजमेंट नॉट ओनली हैज टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर द चेंज बट also must conceive every effective group about the potential benefit of the change to the organization as a whole and secure their commitment। जब भी कोई नया चेंज होता है, जब भी कोई नया चीज आती है, हर कोई उसका पहले विरोध करता है क्योंकि कोई भी नहीं बदलना चाहता, ना अपने आप में और ना ही कोई बदलाव चाहता है सिस्टम में। जो भी अपनी पुरानी टेंडेंसी होती है सभी उसी के हिसाब से काफी खुश होते हैं और उसी को लगातार फॉलो करते रहना चाहते हैं। इसी कारण से कुछ भी नया रूल रेगुलेशन आता है सबसे पहले उसका विरोध दर्ज किया जाता है, फायदों से ज्यादा उसके नुकसान गिना दिए जाते हैं। इसी कारण जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसका काम होता है कि वो सबको अपने भरोसे में ले कि ये आपके नुकसान के लिए नहीं, ये आपके फायदे के लिए है, आपका ये फायदा होगा तो ही हमारा फायदा होगा। पॉइंट नंबर टू, BPR team composition। A BPR team is formed which would be responsible to take the BPR project forward and make key decision and recommendation। अब इतना बड़ा जो काम है, इतना बड़ा टास्क है, इंडिविजुअली आप नहीं कर सकते जब तक कि आप टीम बना के काम ना करो। उस टीम में हर एक बंदे की अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दो कि तुम्हें ये काम आगे लेके जाना है और तुम्हें इसके डिसीजन लेने हैं, सबको साथ में लेके, और रिकमेंडेशन हर कोई देगा। The BPR team would include active representative from top management, business process owners, technical experts and users। यानी जो टीम बनाओगे आप उसमें बिजनेस मैनेजमेंट होगा, टॉप मैनेजमेंट होगा, टेक्निकल लोग बंदे होंगे, आईटी के भी बंदे होंगे और यूजर जिसको काम देना है और देना है वो भी होगा। The teams must be kept of manageable size, says 10 members to ensure well-coordinated, effective and efficient completion of the entire BPR process। कहा जा रहा है जो टीम है वो ऐसा ना हो कि टीम हो जाए, टीम जो है वो ऐसी ना हो कि टीम हो जाए, मतलब ऐसे ना हो कि पूरी फौज ही तैयार कर दो आप, 50 उसके, 60 उसके, 80 उसके, 90 उसके, 100 उसके, यानी जितने एम्प्लॉयज हैं पूरे को सबको टीम में ले लिया ना। चुनिंदा लोग, जैसे 10 लोग यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाए इफेक्टिव और एफिशिएंट कंप्लीशन ऑफ द एंटायर बीपीआर प्रोसेस। Third point, business need analysis। It is important to identify exactly what current processes need re-engineering।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हमें कौन से प्रोसेस को पूरी तरीके से बदलने की ज़रूरत है। दिस वुड हेल्प, ये हमारी मदद करेगा डिटरमाइन करने में स्ट्रेटजी एंड गोल्स फॉर बीपीआर। A series of sessions are held with the process owners and stakeholders, and all the ideas would be evaluated to outline and conceptualize the desired business process. The outcome of this analysis would be PPR project plan. जो भी आउटकम होगा इस एनालिसिस का, वो बीपीआर का प्रोजेक्ट प्लान होगा। जैसे आइडेंटिफाई करना कोई स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम एरियाज है, सेटिंग करना गोल को, एंड रिलेटिंग देम टू की बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, और उनको रिलेट करना जो हमारे बिजनेस के उद्देश्य है, कैसे हम उसको पूरा कर सकते हैं सारी समस्याओं को दूर करके। दिस अलाइनमेंट ऑफ द बीपीआर स्ट्रेटेजी विद द एंटरप्राइज स्ट्रेटेजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कहा जा रहा है वन ऑफ द मोस्ट, लेकिन सारे ही मोस्ट टू मोस्ट होते जा रहे हैं। एडिक्वेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम आईटी हटा दें क्या बीपीआर हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ जितने भी पॉइंट है एक से बढ़कर एक है, बीच में से कुछ भी हटाते हैं तो adequate investment in IT infrastructure is line is of vital importance to successful BPR implementation. Virtual नहीं है, vital है वो। An IT infrastructure is a set of hardware, software, network, facilities, etc. in order to develop, test, deliver, monitor, control, or support IT services. तो समझाने वाला इसमें है, इफेक्टिव अलाइनमेंट ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू बीपीआर स्ट्रेटजी वुड डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ बीपीआर एफर्ट्स। जैसे मैंने कहा, अगर हम हटा दें कोई भी चीज़, आईटी हटा देते हैं, तो क्या हमारा बीपीआर सक्सेस हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ये सारी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट, बीपीआर इन्वॉल्व्स चेंज इन पीपल्स बिहेवियर। जाहिर सी बात है, अगर आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज करोगे तो लोगों की राय, नजरिया, काम करने का तौर तरीका सब कुछ बदलेगा, और कुछ अगेंस्ट में होंगे तो कुछ फेवर में होंगे। हर किसी को अपने साथ लेके आगे बढ़ना ये एक बहुत बड़ा टीडियस टास्क हो जाता है हमारा, जब भी हम कुछ नया चेंज करने को करते हैं तो। Hence resistance would be a natural consequence which needs to be dealt with effectively। यानी जो भी परिणाम और जो भी समस्याएं हैं उसे बहुत सावधानी पूर्वक डील करनी चाहिए। An effective change management process would consider the current culture to foster a change in the prevailing beliefs, attitudes, and behavior effectively. The success of BPR depends on how effectively management conveys the need for change to the people. Ongoing continuous improvement, बीपीआर क्या है? हमेशा चलते रहने वाला, चलते रहने वाला, चलते रहने वाला एक प्रोसेस है। The success of BPR depends on how effectively management conveys the need for change to the people। कहा जा रहा है जो सफलता है वो उस जगह पर निर्भर करती है जहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो वहाँ के लोगों को कितने हद तक, किस भरोसे में वो ले पाता है कि हाँ देख लो, अगर ये चीज़ें हम लाते हैं तो हमारा इससे ये फायदा होगा। यानी वो फायदे गिना पाता है या नहीं, ये वाली बात है इसमें, सीधी सी बात। Ongoing continuous improvement, BPR is an ongoing process, hence innovation and continuous improvement are key to the successful implementation of BPR। यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लगातार अपने अंदर बदलाव लाके खुद को इम्प्रूव करते रहना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये। ये हमारा क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। इसमें क्वेश्चन क्या था एक बार हम वो फिर से देखना चाहेंगे। क्वेश्चन था
कि की फैक्टर्स क्या है, सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है बीपीआर प्रोजेक्ट की। तो 6 पॉइंट थे, फिर से रिवाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट, बीपीआर टीम कंपोजिशन, एडिक्वेट आईटी, बिजनेस नीड एनालिसिस, continuous improvement, or effective change management. Once more, organization-wide commitment, BPR team composition, adequate IT, business need analysis, organization-wide commitment तो हो गया, effective change management और ongoing continuous improvement. Next question. Discuss any 4 common examples of unguided transmission media in a telecommunication network. Unguided transmission media के 4 एग्जाम्पल पूछ रहा है जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के हैं। उससे पहले आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल कोट में या पोएम आपको सुना देता हूँ। तो खुद की खोज में निकल, किसलिए हताश है? तो चल मेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे की बेड़िया समझना इनको वस्त्र, जो तुझसे की बेड़िया समझना इनको वस्त्र, ये बेड़िया पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। खुद की खोज में निकल, किसलिए हताश है? तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, किसलिए हताश है? तो चल। बाकी का पार्ट बाद में सुनेंगे हम। तो हमेशा मोटिवेट रहा करो, किस लिए हो तुम उदास, करो अपनी उदासी को दूर और निकलो खुद की खोज में। एग्जाम्पल्स पूछे गए थे अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के, ये हमने अभी ही कुछ 1-2 दिन पहले ही किए हैं। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव एग्जाम्पल है, रेडियो वेव एग्जाम्पल है, माइक्रोवेव एग्जाम्पल है, इंफ्रारेड वेव्स एग्जाम्पल है और कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये भी इसका एग्जाम्पल है। इन्होंने दिए हैं 5, हमें लिखने थे वहां पे 4, लेकिन हमें पता होनी चाहिए कौन कौन से होते हैं। जैसे गाइडेड में कौन कौन से होते हैं, ट्विस्टेड, कोएक्सल और फाइबर, 3 होते हैं गाइडेड में। लेकिन अनगाइडेड वाले थोड़े से अनगाइड कर देते हैं हमें। पहला टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव, दूसरा रेडियो, तीसरा माइक्रो, चौथा इंफ्रारेड और पांचवा सैटेलाइट। पहला बात करते हैं या कौन सा बात कर ले, पहले इंफ्रारेड को कर लेते हैं। ये आपने देखा भी हुआ है, जैसे आपके टीवी का रिमोट सीसीटीवी कैमरे के पास में लगे हुए छोटे छोटे वो लाइट जो रात होने पे लाल हो जाती है, और मेडिकल के काफी सारे इक्विपमेंट्स जिनके द्वारा काफी सारी सर्जरी वगैरह की जाती है। तो ये सभी होते हैं इंफ्रारेड, जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं लेकिन फिर भी होते हैं। कभी आपने देखा है जब आप रिमोट का जब भी कोई बटन प्रेस करते हो तो वो टीवी को दिखाई देता, हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन वही जब हम देखना चाहते हैं उसको तो आप अपने मोबाइल के कैमरे से उसको देख सकते हो, उसमें लाइट जलती है। हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हो। अगर आप मोबाइल का कैमरा ऑन करोगे और जहाँ से रिमोट है उसका जहाँ पे वो बल्ब लगा उधर आगे का, उसको आप लगाओगे आगे कैमरे के और कोई भी बटन प्रेस करोगे तो उसमें से आपको लगेगा कि हाँ लाइट हो रही है प्रेस। यानी कैमरे के थ्रू आप देख सकते हो, अपनी कॉमन आई से नहीं देख सकते हो। ये होती है इंफ्रारेड वेव्स।
किस लिए यूज की जाती है? इंफ्रारेड लाइट इज यूज इन इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल में भी, साइंटिफिक में भी और मेडिकल में भी, हर प्रकार के हर जगह ये यूज की जाती है। Night vision devices using infrared illuminations allow people or animals to be observed। यानी अगर कैमरे में ये लाइटें ना लगी हो तो रात का क्या दिखाई देगा? काला काला अंधेरा। लेकिन इन इंफ्रारेड लाइट की वजह से आप लोगों की मूवमेंट्स को, एनिमल्स को आप देख पाते हो। इंफ्रारेड ट्रैकिंग also known as infrared homing मतलब refers to passive missile guidance system which uses the emissions from a target of electromagnetic radiation in the infrared part of the spectrum to track it। यानी मिसाइल के सिस्टम में भी हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती है? आसमान में होती है, ये हर कोई जानता है। आपके और मेरे घर में नहीं होती है, ठीक है? तो यानी काफी कॉस्टली होती होगी सैटेलाइट, जाहिर सी बात है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यूज द एटमॉस्फेयर यानी जो आपका वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसी को यूज किया जाता है एज ए मीडियम थ्रू विच टू ट्रांसमिट सिग्नल्स, और उसी के द्वारा जो सिग्नल्स होते हैं वो इधर से उधर ट्रांसमिट होते हैं। ए सैटेलाइट इज ए सम सोलर पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो सैटेलाइट होती है वहां पे कोई बिजली का तार के द्वारा बिजली सप्लाई नहीं की जाती है, वहां पे ना ही कोई बैटरी लगा के भेजा जाता है, बल्कि ये सोलर पावर डिवाइस होते हैं जो रिसीव करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं और रीट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को। यानी सिग्नल्स को लेते हैं, ट्रांसमिट भी करते हैं और री एम्पलीफाई फिर से उसमें जान भी भरते हैं। द सैटेलाइट एक्ट एज अ रिले स्टेशन बिटवीन सैटेलाइट ट्रांसमिशन स्टेशन ऑन द ग्राउंड। जो सैटेलाइट है वो इस प्रकार से एक्ट करती है जैसे रिले स्टेशन, मतलब कि एक प्रकार से आप यहाँ पे विश्राम कर सकते हो और आगे जा सकते हो, वो वाली बात है। They are used extensively for high volume as well as long distance communication। यानी अगर आप आसपास की बात करोगे तो नहीं, ये हाई वॉल्यूम में डाटा जाता है इसका, और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होती है इसमें सैटेलाइट के माध्यम से, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री। मोस्ट इफेक्टिव मेथड है फॉर मूविंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। यानी अगर आपको दिल्ली से दिल्ली में ही भेजना है तो आप अपने अपने सैटेलाइट तो लगाओगे नहीं, सीधी सी बात ये है। यानी दो बंदे अगर उसको मैसेज भेजना है तो वो कहेगा चल मैं अपनी सैटेलाइट बुक कर लेता हूँ, बहुत कॉस्टली है। लेकिन वही जब पूरे इंडिया की बात की जाए तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा कि इंडिया से कहीं बाहर भेजना है तो इंडिया की पूरी एक हो गई और बाहर की एक अलग हो गई, तो इसके माध्यम से ये दोनों इधर से इधर यूँ कनेक्ट हो जाएंगे सिग्नल्स के। और जो इसकी लाइफ होती है वो होती है लगभग 7 से 10 साल। सिग्नल्स वीकन ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, यानी जितना ज़्यादा दूरी होगी सिग्नल्स उतने जल्दी वीक होंगे। और वेदर कंडीशंस होती है, सोलर एक्टिविटी है, जिस कारण से भी कई बार इसमें इंटरफेरेंस यानी गड़बड़ शड़बड़ हो जाती है। एनीवन कैन लिसन इन ऑन सैटेलाइट सिग्नल्स, कोई भी सैटेलाइट के सिग्नल्स को सुन सकता है। सो सेंसिटिव डाटा मस्ट बी सेंट इन ए सीक्रेट और एनक्रिप्टेड फॉर्म। यानी जो भी आपका सेंसिटिव सिक्योर डेटा है उसको भेजो सैटेलाइट से, लेकिन एनक्रिप्ट करके और सीक्रेट फॉर्म में भेजो। ये चीजें हमने दो इसमें डिस्कस करी जो सबसे पहले हमें लगता था, ठीक है। उसके बाद माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या होती है? तरंगे होती है ये, छोटी सूक्ष्म रेडियो वेव्स with wavelength ranging from as long as 1 meter to as short as 1 millimeter। 1 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा और 1 मिलीमीटर कम से कम, और equivalent with frequencies between 300 megahertz and 300 gigahertz। समझ रहे हो? These are used for communication के लिए, रडार सिस्टम के लिए, रेडियो एस्ट्रोनॉमी, नेविगेशन और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज की जाती है। यानी जो आपका ये जो वॉकी टॉकी होता है ना, वो वॉकी
जो हेलो इधर से बोलता है और एक हेलो इधर से बोलता है, उसके लिए यूज होता है ये। Radio waves, wireless networks do not require any physical media or cables for data transmission. Radio waves are an invisible form of electromagnetic radiation that varies in wavelength from around a millimeter to 1 lakh kilometer, making it one of the widest range in the electromagnetic spectrum. Radio waves are most commonly used transmission media in the wireless local area network. Terrestrial microwave. Terrestrial microwave involves earthbound microwave system which transmit high-speed radio signals in a line-of-sight path between relay station spaced approximately 30 miles apart. टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव होता है अर्थबाउंड माइक्रोवेव सिस्टम जो ट्रांसमिट करता है हाई स्पीड रेडियो सिग्नल्स को इन ए लाइन ऑफ साइट पाथ यानी सामने देखता हुआ बिटवीन रिले स्टेशन के लगभग एक के बाद दूसरा जो है 30 मील्स की दूरी पे होता है। Terrestrial microwave media uses the atmosphere as the medium through which to transmit signals and is used extensively for high volume as well as long distance communication of both data and voice in the form of electromagnetic radiation waves. However, major disadvantage of terrestrial microwave is that it can't bend around the curvature of the earth. यानी ये अर्थ की कर्वेचर के साथ साथ नहीं मूव ऑन करता। हमारे दो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है? With the right user interface, accessing a grid computing system would look no different than accessing a local machine resources. In light of the above statement, briefly explain grid computing and also discuss various type of resources used in grid. ग्रिड एक प्रकार का इसमें कंसोलिडेट होता है यानी सिस्टम आपके पास एक ही होता है लेकिन जब एक प्रकार का सॉफ्टवेयर बाकी लगभग 100-200 हजार सिस्टम में डाल देते हो तो आप सबका जो भी वहाँ का स्पेस होता है, जो भी उनकी स्पीड होती है, जो भी उनकी कैपेसिटी होती है और जो भी उनका टाइम होता है, वो सब आप उसमें यूज़ कर लेते हो अपने एक ही सिस्टम से यानी ग्रिड सॉफ्टवेयर के माध्यम से। यानी आपका जो नॉर्मल सा कंप्यूटर है, वो आपका सुपर मेनफ्रेम, सुपर डुपर हुपर सब बन जाता है वो। यानी आप घर बैठे अगर कोई साइंटिफिक काम करना है, तो वो भी आप ना उसमें स्पेस की दिक्कत आएगी आपको ना और ना ही कोई सिक्योरिटी का खास इश्यू रहता है क्योंकि सब कुछ एन्क्रिप्टेड और सिक्योर फॉर्म में रहता है। बात की जाए क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें क्या करना होगा। Grid computing is defined as a computer network in which each computer resources are shared with each other in the system. जैसे मैंने बताया एक सिस्टम बहुत 100-200 लोगों के साथ शेयर हो जाता है। It is distributed architecture of large number of computers connected within the same network share one or more resources to solve a complex problem. In the grid computing model, server or personal computers run independent tasks and are loosely, not closely, linked by internet or slow speed networks. यानी जिनको कनेक्ट कर दिया जाता है इंटरनेट के माध्यम से। Every authorized computer would have access to enormous processing power and storage capacity. यानी जो भी उसके पास पावर है, हार्ड डिस्क है, कैपेसिटी है, सब कुछ वो एक्सेस कर लेता है। In other words, in a grid computing system, every resource is shared, turning a computer network into a powerful supercomputer. यानी मैंने बताया ना सुपर कुपर डुपर सब कुछ बन जाता है। Every authorized computer would have access to enormous processing power or storage capacity. A grid computing system can be as simple as collection of similar computers running on the same operating system. यानी सुनने में लग रहा है कि 100-200 कंप्यूटर कैसे होंगे लेकिन ये सब कुछ सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी इसमें नहीं होता है। ये भी हमें बात पता चल गई इसको पढ़ने से। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यूज इन ग्रिड में कितने प्रकार के रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं वो भी अब यहाँ पे बताया जा रहा है और पूछा जा रहा है। तो हमारे सामने वो भी हमें पता लग रहा है। कंप्यूटेशन सबसे पहले क्योंकि हमें कंप्यूटेशन की भी इसमें ज़रूरत पड़ती रहती है कि कंप्यूटेशन का काम जब हमें कुछ करना होगा तो वो हम यूज़ करते हैं। दूसरा हम इसमें स्टोरेज क्योंकि स्टोर डेटा को स्टोर करने के लिए। तीसरा कम्युनिकेशन यानी सूचना इधर से उधर जाने के लिए। चौथा सॉफ्टवेयर और लाइसेंसेस होते हैं इसमें जो हम यूज़ करते हैं। और पांचवा स्पेशल इक्विपमेंट कैपेसिटी आर्किटेक्ट्स एंड पॉलिसीज यानी जो हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसके हिसाब से इक्विपमेंट की कैपेसिटी को और आर्किटेक्चर को और पॉलिसीज को चेंज और यूज़ करते हैं। यानी ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। पहला कंप्यूटेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन,
चौथा हो गया यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस। पांचवा स्पेशल इक्विपमेंट कैपेसिटी आर्किटेक्चर्स एंड पॉलिसीज यानी CSCS। पहला कंप्यूटेशन। The most common resource is computing cycle provided by the processors of the machines on the grid, where processors can vary in speed, architecture, software platform, and other associated factors such as memory, जैसे memory, storage, and connectivity. There are three primary ways to exploit the computation resources of a grid. To run an existing application on an available machine on the grid rather than locally, यानी क्या कहा जा रहा है, फिर से पढ़ो। To run an existing application on an available machine on the grid rather than locally, यानी लोकल करने की बजाय हम जो हमारे मशीन है हम उसी पे करते हैं, बल्कि ग्रिड पे करते हैं। To use an application designed to split its work in such a way that the separate parts can execute in parallel on different processes. जो एप्लीकेशन डिजाइन की गई है इस प्रकार से की गई है, जो काम है वो इस प्रकार से स्प्लिट हो जाता है, बढ़ जाता है कि हर सेपरेट पार्ट को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं साथ साथ अलग अलग प्रोसेसर्स पे। To run an application that needs to be executed many times on many different machines in the grid, यानी जो एप्लीकेशंस होती है उसे जरूरत होती है एग्जीक्यूट करने की बहुत सारे टाइम पे अलग अलग मशीन्स के ऊपर। तो ये हो गया अपना यहाँ पे कंप्यूटेशन। फिर अब बात की जा रही है यहाँ पे स्टोरेज की। The second most common resource used in a grid is data storage. A grid providing an integrated view of data storage is sometimes called a data grid. Each machine on the grid usually provides some quantity of storage for grid use, even if temporary. The storage can be memory attached to the processor, or it can be secondary storage using hard drives or other permanent storage media. More advanced file system on a grid can automatically duplicate set of data
कहा गया जो दूसरा सबसे कॉमन रिसोर्स है यूज किया जाता है ग्रिड में वो है डेटा स्टोरेज, यानी डेटा को स्टोर करने के लिए। ए ग्रिड प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ डेटा स्टोरेज इज समटाइम्स कॉल्ड ए डेटा ग्रिड हो जाता है वो। ईच मशीन ऑन द ग्रिड यूजुअली प्रोवाइड सम क्वांटिटी ऑफ स्टोरेज फॉर ग्रिड यूज, यानी हर मशीन में कुछ ना कुछ स्टोरेज की कैपेसिटी होती है जब भी वो ग्रिड में प्रोवाइड करता है अपना योगदान कि भैया आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, इवन इफ टेम्पररी, चाहे वो टेम्पररी तौर पे ही किया हो। Storage can be memory attached to the processor or it can be secondary storage using hard drive, पेन ड्राइव वगैरह से आप हो गया है। अब आप समझ गए होंगे जब मैंने पूरा हिंदी में समझा दिया था। थर्ड बात की जा रही है यहाँ पे कम्युनिकेशन। Communications within the grid are important for sending jobs and they are required data to point within the grid. The bandwidth available for such communication can often be a critical resource that can limit utilization of the grid. क्योंकि आपके जितने डेटा की जो बैंडविड्थ है यानी जो इंटरनेट की स्पीड है, अगर वो स्लो होगी तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्ट करेगा ही करेगा। Redundant communication paths are sometimes needed for to better handle potential network failure and excessive data traffic. In some cases, higher speed networks must be provided to meet the demand of job transferring large amount of data. यानी अगर आपको इंटरनेट का यूज करना है और उसको सही से चलाना भी है तो हाई स्पीड इंटरनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसेस। The grid may have software installed that may be too expensive to install, यानी कई बार वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि हर मशीन के ऊपर वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं जो। Some software licensing arrangements permit the software to be installed on all the machines of a grid, but may limit the number of installation that can be simultaneously used at any given instant. और कई बार जैसे हम लाइसेंस लेते हैं तो वो होता है कि 5 पीसी पे आप ये कर सकते हो, 10 पीसी पे आप कर सकते हो। उसी प्रकार से तो उसमें भी क्या फिर दिक्कत आ जाती है कि ज़्यादा में कॉस्टली होता रहता है वो। लाइसेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कीप्स ट्रैक ऑफ हाउ मेनी कॉन्करेंट कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर आर बीइंग यूज्ड, और जो लाइसेंस का मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो एक साथ ये चेक करता है कि कितनी, अगर हमने 7 कॉपीज की हमने की ले रखी है जैसे, तो वो एक साथ 7 जगह रन करवाएगा, उसके अलावा नहीं करवाएगा वो, कि कहाँ-कहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो तो बाकियों को एक बार वो अनअवेलेबल कर देगा बाकियों के लिए कि वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। एंड प्रिवेंट मोर देन दैट नंबर ऑफ फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग एट एनी गिवन टाइम, यानी वो बचा देगा कि आप नहीं कर सकते। स्पेशल इक्विपमेंट कैपेसिटीज आर्किटेक्चर्स एंड पॉलिसीज। प्लेटफॉर्म्स ऑन द ग्रिड विल ऑफन हैव डिफरेंट आर्किटेक्चर्स। जाहिर सी बात है किसी का एप्पल का हो सकता है, किसी का विंडोज का हो सकता है, कोई एंड्रॉइड का भी हो। ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस कैपेसिटी एंड इक्विपमेंट सारे अलग अलग होते हैं, सही बात है। Each of these items represent a different kind of resources that the grid can use as criteria for assigning jobs to machine. सही बात है। Example, some machines may be designed to only use for medical research, यानी कुछ मशीन होती है डिजाइन केवल जो मेडिकल के लिए ही यूज करते हैं। These would be identified as having a medical research attribute and the schedulers could be configured to any assigned jobs that require machines of the medical research source. तो ये था हमारा ग्रिड का जो जो हम रिसोर्सेज उसमें यूज करते हैं। अब नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट यानी खतरे की बात की जा रही है और ये हमारे अभी इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो सेकंड पार्ट इसका फिर बनाएंगे हम अभी। तो खतरा हमें किस किन से होता है? अगर हम नॉर्मल बात करें तो खतरा हमें किन से होता है? अपने घर वालों से यानी इंटरनल,
अपने बाहर वालों से यानी एक्सटर्नल। कुछ होते हैं स्ट्रक्चर थ्रेट, जैसे इंटरनल एक्सटर्नल के अलावा, जो चाहते हैं आपको नुकसान पहुंचाना, यानी आपके दुश्मन, जो हर हालत में चाहते हैं कि इसका बुरा हो, नुकसान पहुंचे इसको। और कुछ होते हैं ना चाहते हुए भी कभी कभी आपको नुकसान पहुंचा देते हैं, यानी अनस्ट्रक्चर्ड थ्रेट। तो ये हमें पता चला कि थ्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से? स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, इंटरनल, एक्सटर्नल। देख लेते हैं इसको। अनस्ट्रक्चर्ड थ्रेड्स क्या होते हैं? These originate mostly from in experience individuals using easily available hacking tools from the internet. Many tools available to anyone on the internet can be used to discover weaknesses in a company's network. यानी ना चाहते हुए भी आपने गूगल किया कि भैया मुझे हैक करना है, तो ये बताओ क्या क्या चीजें को मैं यूज कर सकता हूँ, किस प्रकार। गूगल ने आपको आंसर दिया कि आप ये करो, ट्राई करके देखो। आपने ट्राई किया, 2-4 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, काम कर गए वो। These include bot scamming tools, address swapping tools, and many others. Most of these kind of proofs are done more out of curiosity than a malicious intent and in mind. यानी आपके दिमाग की खुराफात के नतीजे होते हैं ये। आप चाहते नहीं हो लेकिन आप कर देते हो, गलती से गलती कर देते हो। स्ट्रक्चर थ्रेड यानी इसमें तो आप चाहते ही हो। These originate from individuals who are highly motivated and technically competent and usually understand network system designs and the vulnerabilities of those systems. यानी स्ट्रक्चर वाले तो इतने मोटिवेटेड होते हैं, यानी हैकर्स वगैरह हो सकते हैं, जो आपको चाहते ही आपको नुकसान पहुंचे। कॉम्पिटेंट होते हैं, वो इतने काबिल होते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं नेटवर्क के सिस्टम को, डिज़ाइन को, और वो समझते हैं जो सिस्टम की वीकनेसेस हैं उसको। They can understand as well as create hacking scripts to penetrate those network systems. An individual who present a structured threat typically target a specific destination or group. Usually, these hackers are hired by industry competitors or state-sponsored intelligence organizations. Okay. Third, external threat. These originate from individuals or organizations working outside an organization which does not have authorized access to organization computer system or network. यानी बाहरी बंदे के पास आपके आईडी पासवर्ड तो नहीं है, लेकिन वो नेटवर्क को यूज करके इंटरनेट से या डायल अप से एक्सेस आपका ले लेता है सर्वर को, और फिर वो कुछ नुकसान पहुंचा देता है। इंटरनल तो भैया घर का भेदी लंका ढाए, यानी घर वालों से कैसे बचोगे भैया। टिपिकली दीज थ्रेट्स originate from individuals who have authorized access to the internet की बजाय to the network. These users either have an account on a server or physical access to network. या तो उनका अकाउंट आईडी पासवर्ड होता है और या फिर उनको एक्सेस होता है सर्वर का। इंटरनल थ्रेट में कम फ्रॉम डिसकंटेंटेड फॉर्मर और करंट एम्प्लॉय होते हैं। इट हैज बीन सीन, ये आप सुन लीजिए। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है। चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुरा हुआ के ध्वज बना, गगन में कपकपाएगा। चुनर हुआ के ध्वज बना, गगन में कपकपाएगा।
अगर तेरी चुनर गिरी तो एक ठोकर आएगा।